Hi, welcome back. So today we'll talk about the Born-Haber cycle. What is Born-Haber cycle? Who proposed it? Why we need it? What is its significance? चलो शॉर्ट में बात करते हैं पहले एक बार क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। See, लैटिस एंथैल्पी तो लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन करने के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल यूज करते हैं। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? दो साइंटिस्ट बॉर्न एंड हैबर ने 1919 में इसको प्रपोज किया था to theoretically calculate the lattice enthalpy. Now, what is lattice enthalpy? You know it, right? जब कोई 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल बनता है, 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल बनता है फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, गैसियस आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का क्रिस्टल है या कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनाना है तो कैल्शियम +2 आयन एंड क्लोराइड आयंस, गैसियस आयंस, क्लोराइड के गैसियस आयन, कैल्शियम के गैसियस आयंस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे। जब ये अट्रैक्ट करके सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। इसको डिफाइन करना बहुत इजी है लेकिन फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाउ वुड यू कैलकुलेट इट? ठीक है, तो बॉर्न एंड हैबर ने एक आइडिया प्रपोज किया बेस्ड ऑन द हैसेस लॉ which is called as Born-Haber cycle. Born-Haber cycle की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, it is used to find the lattice enthalpy of the ionic crystal by using the Hess's law. समझ में आया? बॉर्न-हेबर साइकिल की एप्लीकेशन क्या है? क्या एप्लीकेशन है? तो बॉर्न-हेबर साइकिल को यूज करके आप लैटिस एंथैल्पी फाइंड कर सकते हो थियोरेटिकली, which is otherwise difficult to calculate experimentally. क्लियर? छोटी सी बात समझ में आ गई? कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गैसियस आयंस, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन गैसियस फॉर्म में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, बॉर्न-हाइबर साइकिल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये हैसेस लॉ के ऊपर बेस्ड है। हैसेस लॉ क्या कहता है? हैसेस लॉ कहता है कि भाई आप एक प्रोसेस को अलग अलग मेथड से करके देख लो, प्रोसेस सेम है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, यू आर डूइंग द सम प्रोसेस by the different method, okay, and or you are doing some reaction or you are doing some chemical change or you are doing some physical change by the different possible methods, okay, maybe you are doing it in the single step or in 2 step or 3 step or multiple step. आप एक पर्टिकुलर फिजिकल चेंज को या एक पर्टिकुलर केमिकल चेंज को, पर्टिकुलर केमिकल चेंज, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए, बीच में आप चाहे कुछ भी करो, एक स्टेप में करो, 2 स्टेप में करो या 10 स्टेप में करो, होने वाला एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इट इज लाइक मेरे पास 500 रुपीज है और मुझे आपको 300 रुपीज देने हैं। ठीक है, तो वो 300 रुपीज में आपको कैसे पे करता हूं दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आपको पेटीएम करता हूं, मैं आपको फोन पे करता हूं, मैं 100 रुपीज के 3 नोट देता हूं या 50 रुपीज के 6 नोट देता हूं, मेथड अलग अलग हो सकते हैं पर प्रोसेस क्या है? मुझे आपको 300 रुपीज देने हैं। ठीक है, अब वो एक स्टेप में दो, 2 स्टेप में दो, 10 स्टेप में दो, आधा पेटीएम करो, आधा कैश दे दो, ठीक है, दैट्स ऑल योर चॉइस, लेकिन ओवरऑल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। या इसको दूसरी तरीके से ऐसा समझ लो कि मेरे पास 500 रुपीज है, कुछ पैसे मैंने आपको दिए, ठीक है, और आपके पास फाइनली 300 रुपीज आ गए। ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली मैंने आपको कितने रुपीज दिए? मेरे पास 500 थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, मैंने आपको कुछ अमाउंट दिया, थोड़ी देर बाद आपके पास 300 रुपीज हो गए। इसका मतलब अल्टीमेटली मैंने आपको कितने पे किए? 300। कैसे पे किए? इररिलेवेंट। ठीक है, मैं आपको 300 रुपीज एट अ टाइम दे देता हूं, मैं आपको 1 1 रुपीज के कॉइन करके 300 रुपीज देता हूं, मैं आपको एक पेटीएम कर देता हूं 300 रुपीज का, मैं आपको 100 रुपीज का पेटीएम कर देता हूं, 100 रुपीज का फोन पे कर देता हूं और 100 रुपीज आपको कैश दे देता हूं।
वॉट एवर जितने तरीके सोच सकते हो सोच लो, लेकिन अल्टीमेटली चेंज कितना होगा? 300 रुपीज का। ठीक है, यही हैसेस लॉ है। सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इन द डिफरेंट स्टेप्स इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी चेंज। यही आइडिया बॉर्न एंड हैबर ने यूज किया और लेटाइस एंथैल्पी को फाइंड किया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली द बॉर्न हैबर साइकिल इज। तो पहली बात जो मैंने बार बार रिपीट की है, ये हैसेस लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इसमें सिंपल लॉजिक अप्लाई होता है। पहली बात, लेटाइस एंथैल्पी क्या है? लेटाइस एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज when one mole ionic crystal is formed from its constituent gaseous ions, right? One mole ionic crystal is formed from its constituent gaseous ion, जैसे calcium plus 2 gaseous ions plus 2 moles of chloride gaseous ions gives CaCl2 solid। इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा हम उसको बोलेंगे लैटाइस एंथैल्पी। ओके, नाउ it was proposed by the Max Born and the Fritz Haber, and this was proposed to find the lattice enthalpy, and it is based on the Hass's law, right? Now lattice enthalpy represents the stability. Why you need lattice enthalpy? Because lattice enthalpy represents the stability. ये lattice enthalpy जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, x की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है मतलब रिमेनिंग एनर्जी कम है। समझ रहे हो? सिस्टम ने जब कैल्शियम क्लोराइड बना फ्रॉम आयंस तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, सपोज बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी तो रिमेनिंग एनर्जी कम होगी एंड लेस एनर्जी विल बी मोर स्टेबल। या सिंपल बात दूसरे तरीके से समझो, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, हम एक कंडीशन ले लेते हैं a प्लस n एंड b माइनस m गैसियस आयंस कंबाइन हुए और बना AmBn सॉलिड, और इसने रिलीज किया लेट्स से 100 किलो जूल एनर्जी। तो ये इसका लैटाइस एंथैल्पी हो गया। अब मैं लेता हूं m प्लस एक्स b माइनस वाई गैसियस आयंस, और इनको कंबाइन करके बना देता हूं mx py सॉलिड, और इसमें एंथैल्पी चेंज आया -1000 किलो जूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करके वापस आयन बनाना चाहता हूं, रिवर्स में जाना चाहता हूं, तो जितनी इसकी लैटाइस एंथैल्पी है, जितनी एनर्जी रिलीज करके ये बना था, उतनी एनर्जी मुझे वापस प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब 100 जूल एनर्जी देते ही ये वापस अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर मुझे वापस इसके आयंस में कन्वर्ट करना है तो जितनी इसने लैटाइस एनर्जी रिलीज की थी उतनी ही एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब +1000 किलो जूल। अब आप बताओ किस क्रिस्टल को ब्रेक करना इजी होगा? ऑब्वियसली दिस वन। क्यों? क्योंकि इसका लैटाइस एंथैल्पी कम है, जब बनता है तो कम एनर्जी रिलीज करता है, जब फॉर्म होता है तो कम एनर्जी रिलीज करता है, तो ब्रेक होगा तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कम स्टेबल है। ये जब फॉर्म होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो लैटाइस एंथैल्पी की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है लैटाइस एंथैल्पी, मतलब उस क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो क्रिस्टल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व? पूरे बॉर्न हैबर साइकिल में जो हमने कहा हैसेस लॉ इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या करेंगे हम? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मतलब NaCl के फॉर्मेशन का मतलब, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है पहले तो आप बताओ। क्या बताया था मैंने फॉर्मेशन का मतलब? फॉर्मेशन का मतलब होता है कि 1 मोल कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स।
in standard state. सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड, क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट डायटोमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस, और ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इस फॉर्मेशन ऑफ NaCl में जो भी एंथैल्पी चेंज होता है इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इन डिफरेंट स्टेप्स। व्हाट स्टेप्स डू यू एक्सपेक्ट? ब्रॉडली देखो तो क्या होगा, सोडियम से सोडियम आयन बनाना पड़ेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनाना पड़ेगा, फिर क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बनाना पड़ेगा, फिर सोडियम आयन क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा। ये ब्रॉडली स्टेप्स तो दिखती है ना आपको। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और NaCl बना रहा है, ये तो ओवरऑल पिक्चर हो गई, ब्रॉड पिक्चर हो गई। नॉट ब्रॉड पिक्चर, रादर आई शुड से द होल समरी इज दैट कि सोडियम के एटम ने क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके NaCl बनाया। पर इसकी स्टेप्स क्या होंगी? तो सोडियम एटम क्लोरीन एटम को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाएगा, फिर फिर Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक होके Cl एटम बनाएगा, फिर Cl एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनाएगा, फिर Cl- Na+ को अट्रैक्ट करके NaCl बनाएगा। ये ब्रॉड स्टेप्स आपको समझ में आ रही है ना? ये स्टेप्स तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो जितनी भी स्टेप्स पॉसिबल हैं, हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। इन सब एनर्जीज का जो टोटल है वो टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा। चलो अब इसमें से एक एक स्टेप को हम इंडिविजुअली डिस्कस करके देख लेते हैं, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हम लैटिस एंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? ओवरऑल पिक्चर यह है दैट सोडियम सॉलिड प्लस डाइक्लोरिन गैस रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉलिड, और इसके फॉर्मेशन में ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसका वैल्यू कितना होता है? इट्स वैल्यू इज 411, दिस इज माइनस साइन, माइनस 411.2 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। ये है पूरा आइडिया। मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और NaCl बनाएगा, तो 411 किलोजूल जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द एनर्जी चेंजेस ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स। अब हम एक एक स्टेप को चेक करके देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सोडियम सॉलिड टू सोडियम गैस, राइट? व्हाई आई एम फॉर्मिंग द सोडियम गैस? ध्यान से सुनो। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 2 सेकंड के लिए रुको और रिकॉल करो डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ heat required or amount of energy required to remove an electron from the valence shell of isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। मतलब अगर मुझे Na+ से सोडियम से सोडियम प्लस बनाना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, लेकिन वो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है? इट इज रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अप्लाई करना है तो पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन अप्लाई हो पाएगी, ठीक है? नाउ तो अगर मैं कहता हूं कि सोडियम सॉलिड टू Na+ सॉलिड, is it ionization enthalpy? No, this is not ionization. It can't be ionization enthalpy because ionization enthalpy is gaseous atom से
गैसियस आयन बनाना के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगी, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और जब मैं सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करूंगा तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी। सोडियम के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है 108.4। तो आपने एक एनर्जी प्रोवाइड कर दी 108.4 फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में आपने सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाया है। नेक्स्ट, अब आप सोडियम गैस से सोडियम आयन, गैसियस आयन बनाओगे, ठीक है। गैसियस एटम से गैसियस आयन बनाओगे और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसका वैल्यू होता है 495.6। यहां आपने क्या किया, आपने गैसियस एटम से, आपने यहां पे गैसियस एटम से गैसियस आयन बना दिया। चलो आगे क्या होगा, तो आगे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हाफ मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाफ मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल, हाफ मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मोल क्लोरीन एटम्स, गैसियस एटम्स, राइट। तो ये बन गए गैसियस एटम्स। इसमें जो एनर्जी चाहिए उसको कहेंगे हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी? देखो, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। यहां पे मैं 1 मोल बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 मोल एटम चाहिए। अगर मैं 1 मोल बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं 1 मोल बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा तो मुझे 2 मोल क्लोरीन एटम्स मिलेंगे। मुझे 2 मोल क्लोरीन एटम नहीं चाहिए, आई नीड 1 मोल क्लोरीन एटम्स, तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाफ हो जाएगी। ओके, तो यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू आता है 121। तो एक और इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरे 3 इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुके हैं। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस एटम बनाए, सोडियम सॉलिड से मैंने पहले गैसियस एटम्स बनाए, उसके बाद उन गैसियस एटम से गैसियस आयंस बनाए, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनाया। दीज आर ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स टिल नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। भैया इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे, बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करोगे तो प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। तो ये अब हमने यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकाला था, सोडियम से सोडियम प्लस बनाया था, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों एनर्जी रिलीज करेगा, ऑब्वियसली सिंपल आइडिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड 348.6 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज्ड। यहां पे आपने क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बनाया है, यहां पे आपने क्या किया था, क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनाया था। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसके बाद फाइनल स्टेप, Na प्लस गैसियस आयंस बन गए, Cl माइनस गैसियस आयंस बन गए। अब ये गैसियस आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl सॉलिड बनाएंगे, ठीक है। और यही डेफिनेशन है लैटिस एंथैल्पी का, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द लैटिस एंथैल्पी। तो यहां पे हम लिख देते हैं लैटिस एंथैल्पी। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है कितनी होगी, इसलिए मैंने लिख दिया प्लस लैटिस एंथैल्पी। तो ये जितनी भी स्टेप्स हैं, इन सबको मिला के NaCl बनता है, और इन सब में एंथैल्पी चेंजेस को टोटल करें तो दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, which is equal to minus 411.4 किलो जूल। तो सीधी बात है ना, अब आपको 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज पता है, 6th वैल्यू आप फाइंड करनी है।
तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, bring it on the right hand side, take it on the left hand side, rearrange the equation and find the lattice enthalpy. बस यही है बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। सो सबसे पहले हमने सब्लिमेशन एंथैल्पी प्रोवाइड किया टू कन्वर्ट द सोडियम सॉलिड टू सोडियम गैस। इस सोडियम गैस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सोडियम प्लस आयन बनाया, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनाया, फिर क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाया, फिर Na प्लस को Cl माइनस ने अट्रैक्ट किया और NaCl बनाया। Na प्लस गैसियस आयन से Cl माइनस गैसियस आयन को अट्रैक्ट किया और NaCl बनाया, उसको कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। और ये सभी स्टेप्स को कंबाइन करके हमें मिला NaCl, दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सो total enthalpy change in the formation of NaCl is equal to sum of enthalpy change in the different steps of NaCl. So just rearrange the equation and you will get the overall enthalpy change. Okay, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो when you take it on the right hand side, साइन चेंज हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको लैटिस एंथैल्पी मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 788 और 787 किलो जूल के आसपास आपको लैटिस एंथैल्पी मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट है। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि हमने ये वाली इक्वेशंस कैसे बनाई हैं, इन स्टेप्स को समझो, ठीक है। इन सभी स्टेप्स से मिलके फाइनली NaCl बना है। Overall enthalpy change in the formation of NaCl is equal to overall enthalpy change in the formation of NaCl is equal to sum of enthalpy change taking place in the different steps of formation of sodium chloride. This is called Born-Haber cycle.